नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चन और फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 27 जून से लेकर 3 जुलाई 2021 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है चेक करते हैं। पार्ट 1 वीडियो है ये, पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्पाइक प्रोटीन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक आया है तब से आप ये स्पाइक प्रोटीन के बारे में सुना होगा। क्या होता है स्पाइक प्रोटीन? देखिए, इस फोटो में आप जैसे दिख रहे हो, ये कोरोना वायरस का एक मिनिएचर फॉर्म है। इसमें जो कोरोना वायरस का जो सरफेस में स्पाइक्स जैसा जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कि इसको स्पाइक बोलते हैं क्योंकि ये दिखता ही स्पाइक जैसा है। इट इज अ प्रोटीन दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए कोरोना वायरस लाइक द स्पाइक्स ऑफ ए क्राउन। एक क्राउन में जैसे स्पाइक्स होता है। क्राउन क्या होता है? जो सिर में पहनते हैं, राजा लोग जो पहनते थे। एक क्राउन में जैसे स्पाइक्स होता है वैसे स्पाइक प्रोटीन दिखता है, इसलिए इसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। क्राउन और कोरोना बोला, ये कोरोना वर्ड का मतलब ही क्राउन होता है दोस्तों। ठीक है, वैसे कोरोना वर्ड का काफी सारे मतलब है। सन का जो आउटरमोस्ट एरिया है उसको भी कोरोना बोलते हैं, पर आप देखोगे डिक्शनरी में तो कोरोना वर्ड का मतलब क्राउन भी होता है। ठीक है, in the SARS-CoV-2 coronavirus, it is a spike protein that initiates the process of infection in a human cell। देखिए, ये स्पाइक प्रोटीन ही इनिशिएट करता है हमारे शरीर में। जब कोरोना वायरस इन्फेक्ट होता है तो सबसे पहले काम कौन करता है? स्पाइक प्रोटीन ही करता है। ठीक है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द ह्यूमन एंजाइम कॉल्ड द ACE2 रिसेप्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है या कोरोना वायरस के सरफेस में जो स्पाइक प्रोटीन है, ये सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम है। एंजाइम क्या है? आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एंजाइम का नाम क्या है? ACE2 रिसेप्टर। इसी को अफेक्ट करता है बिफोर गोइंग टू एंटर द सेल एंड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले ACE2 रिसेप्टर को अफेक्ट करते हैं, इसके बाद वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, फिर वो रेप्लिकेट होते हैं। मतलब डिफरेंट कॉपीज खुद ये क्रिएट कर देते हैं, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो यह है स्पाइक प्रोटीन के बारे में। तो आपको यह भी पता चल गया होगा ये जो पर्टिकुलर वायरस को कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन लुक्स लाइक स्पाइक्स ऑफ ए क्राउन और कोरोना। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है, वही लिखा है मैंने जो बोला है आपको। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो 1986 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। इसकी जो पावर्स है, ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में से लेते हैं। ठीक है, अब ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है? आपने गांजा, चरस, हेरोइन ये सब के बारे में सुना ही होगा, जो इंजेक्ट करने के बाद जो एक इंसान का पूरा ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, डेथ तक हो सकता है। पिछली साल जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था तब ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस के बारे में काफ़ी न्यूज़ आया था। तो सबको आइडिया लग गया होगा इससे क्या क्या खतरनाक चीज़ें हो सकता है। ये जो पर्टिकुलर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमारी एक नेशनल पॉलिसी है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में। ये इट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47। देखिए, आर्टिकल 47 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। इसमें यह कहता है स्टेट्स को एंकरेज करना चाहिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब का जो यूसेज कम करना चाहिए। एंड देखिए दोस्तों, ये जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस तो खतरनाक है ही, पर इसका यूसेज भी है मेडिसिनल पर्पस के लिए, पेन किलर्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो उसमें तो यूज हो सकता है, इसके लिए मना नहीं है, पर लोग जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे ड्रग या इनके एक क्या बोलते हैं, लहरी बोलते हैं ना, उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ड्रग अब्यूज कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रग अब्यूज कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या होगा? इट प्रोवाइड्स फॉर द पेनाल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिकिंग नारकोटिक ड्रग्स। कुछ ड्रग्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसा होता है जो एक इंडिविजुअल इंडिया के अंदर प्रोसेस नहीं कर सकते, वो प्रोसेस करने से या कोई पकड़ा जाने से पेनाल्टी है। इंडिया में तो इस तरह की नारकोटिक ड्रग्स का इलीगल पोसेशन में पेनाल्टी तो है, पनिशमेंट दिया जाता है। कुछ कंट्रीज में ऐसा है, अगर इस तरह की कोई सब्सटेंसेस हाथ में रख के पकड़ा गया, सीधा सेंटेंस टू डेथ। कुछ कंट्रीज हैं
मुझे लगता है मलेशिया में ऐसा है, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में पनिशमेंट दिया जाता है, अलग अलग पनिशमेंट है, कितना आपके पास पकड़ा गया है इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे स्टेटमेंट्स देख लीजिए। स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है, वही लिखा है मैंने जो अभी बोला। स्टेटमेंट 1 में ये लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, according to the revised classification applicable with effect from 1st July 2020, which of the following is the correct definition of मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज? देखिए एमएसएमई के बारे में एक क्वेश्चन है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होता है। इसमें जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है ना दोस्तों, इसका करेक्ट डेफिनेशन इसमें से कौन सा है आपको बताना है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़। ठीक है, आपके इंडस्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए, एंड आपके कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिसेंटली इंटरनेशनल एमएसएमई डे भी हुआ था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है एमएसएमई, इसके रिगार्डिंग मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का क्राइटेरिया क्या क्या है लिखा है। माइक्रो में 1 करोड़ का होता है इन्वेस्टमेंट, एंड एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल में 10 करोड़ एंड 50 करोड़, मीडियम में 50 करोड़ एंड 250 करोड़। इसके बाद क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ए, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। देखिए हमारे देश में सोलर पावर प्रोडक्शन, बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री भी हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करके। तो सोलर पावर प्रोडक्शन को एंकरेज करने के लिए काफ़ी सारे सोलर पार्क्स हमने बनवाया है कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट्स में, और सोलर प्रोडक्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो भी रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया का एक टारगेट भी है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो कितना गीगावाट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी बार मैंने खुद बताया है। अब ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, सारे सोलर प्रोजेक्ट्स में डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स बनाने में बेसिकली वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, सोलर पावर में हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है सोलर पावर प्रोडक्शन में, पर चाइना जैसे कंट्री से हम ये सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स वगैरह इंपोर्ट करते थे। इसलिए हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 के बिगिनिंग में बनाया था, इन एन एफोर्ट टू क्रिएट ए हेल्दी एंड रोबस्ट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग बेस। ये जो इंडिजीनियस शब्द है ये इंपॉर्टेंट, इंडिजीनियस मतलब हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा, कहीं कोई और देश के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट नाम से आपको पता चल गया होगा, डोमेस्टिक कंटेंट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब डोमेस्टिकली हम कंटेंट्स को यूज़ करना है, कहीं बाहर से इसको इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब ये DCR कैटेगरी जो है ध्यान दीजिएगा, ये सोलर सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, बाकी कुछ लिखा है, क्या लिखा है मैंने, बट ड्यू टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स एंड द राइज ऑफ चाइना एज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, DCR कैटेगरी इज ऑल बट डन विद DCR टेंडर्स ऑलमोस्ट एट ए स्टैंड स्टिल। देखिए वैसे ये जो DCR कैटेगरी काफ़ी अच्छा आइडिया है, पर यह बोला जा रहा है कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, द DCR पॉलिसी वॉज ऑलवेज एट रिस्क ऑफ रनिंग एफोर्ड ऑफ WTO रूल्स। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा बहुत हमें मानना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो एंकरेज करने वाला हमारी इनिशिएटिव है हो नहीं पा रहा है, पर गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई कर रहा है, काफ़ी इंकरेज कर रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। आपको पता ही होगा मोदी जी द्वारा बनाया जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्कीम्स वगैरह आता है जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डोमेस्टिक कंटेंट कैटेगरी ध्यान दीजिएगा, ये सोलर पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द ड्रोन फ्लाइंग रेगुलेशंस इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर ड्रोन फ्लाइंग? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 4 गलत है। देखिए रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में एक मिलिट्री बेस में ड्रोन अटैक हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। देखिए हमारी गवर्नमेंट ड्रोन फ्लाइंग रेगुलेशंस के रिगार्डिंग एक नया लेके आ रहा है। ठीक है, उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। ड्राफ्ट में काफ़ी कुछ लिखा है, ड्राफ्ट में जो लिखा है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार फाइनल एक्ट आने के बाद हमें और अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे एट प्रेजेंट ड्रोन फ्लाइंग रेस्ट्रिक्शंस तो है
इंडिया में। काफ़ी कुछ लिखा है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेजर है मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर्स में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है हमारे देश में वो नहीं हो सकता। 5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम विजय चौक इन दिल्ली, दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरियाज है उधर नहीं हो सकता, जैसे विजय चौक है। स्ट्रैटेजिक लोकेशंस वाइटल इंस्टॉलेशंस नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनलेस क्लियरेंस इज ऑब्टेन्ड। देखिए कुछ एरियाज ऐसा है इंडिया में, उसके ऊपर अगर ड्रोन फ्लाई कराना है कोई भी पर्पस के लिए, शूटिंग पर्पस के लिए, कोई मूवी बना रहे हो, कोई कुछ बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, उसके लिए कुछ एरिया में हम कर सकते हैं, पर प्रियर क्लियरेंस लेना पड़ता है कंसर्न मिनिस्ट्री से, ठीक है। स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स, जितने भी स्टेट्स के जो विधानसभा होता है, जो स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्सेस होता है, उसके ऊपर भी नहीं हो सकता, वो भी 3 किलोमीटर रेडियस में। बियॉन्ड 500 मीटर इनटू द सी फ्रॉम कोस्टलाइन, कोस्टलाइन में हो सकता है, पर कोस्टलाइन से 500 मीटर के बाद जो सी है उधर नहीं हो सकता। फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल और शिप और एनी काइंड ऑफ मेकशिफ्ट फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। आप देखिए मूविंग व्हीकल मतलब ये बोल रहा है, जब ड्रोन आप फ्लाई करते हैं इसका रिमोट तो आपके पास होगा, आप एक जगह खड़े तो नहीं रहेंगे ना, तो आप एक मूविंग व्हीकल में खड़े हो जाओगे, आप कहीं तक भी जा सकते हो, ठीक है। इसलिए मूविंग व्हीकल में नहीं हो सकता। इको सेंसिटिव जोन मतलब क्या होता है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बाहर एक बफर जोन होता है जिसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। शायद वो 10 किलोमीटर है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप गलत बोल रहा तो करेक्ट कर लीजिएगा। इको सेंसिटिव जोन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी नहीं हो सकता। आप और भी है, मैं मेजर डाला हूं उधर। आप देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। विजय चौक लिखा है, बिल्कुल सही। स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही। इको सेंसिटिव जोन्स बिल्कुल सही। कोस्ट लाइन इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये गलत है। कोस्ट लाइन्स में हो सकता है, बीच में जाके आप ड्रोन उड़ा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर सी के अंदर, समुद्र के अंदर 500 मीटर के बाद नहीं हो सकता। सो आंसर इज ए 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, जो फिशेस को अपने रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। अब इसमें से कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इसके कंटेंट को रिड्यूस कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला, रिसेंटली गुवाहाटी में एक रिजर्वर में काफ़ी फिशेस का डेथ हुआ था, क्योंकि वो रिजर्वर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम हो गया था। ये रीज़न बोला जा रहा था। अब देखिए दोस्तों, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस ही बात है, जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जिनका रेस्पिरेशन होता है, उनके लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन सरफेस वाटर ड्यू टू द एरेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स। देखिए दोस्तों, मान लो ये एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड का सरफेस है, ये ऑक्सीजन इधर है पूरा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऊपर से पानी में एरेटिंग मतलब पानी की जो मूवमेंट है या विंड का जो मूवमेंट है उसकी वजह से ये मिक्स होते हैं ऊपर से। इसलिए आपने देखा होगा जो एक्वेरियम्स रहता है, या कोई भी पॉन्ड का ही बात ले लो, कोई भी पॉन्ड में या एक्वेरियम में मछलियां जो है कुछ देर के बाद ऊपर आ जाता है, ऊपर एरिया में ज़्यादा आता है, ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है। ऊपर वो इसलिए आता है क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन है वो ऊपर से मिलता है, मैक्सिमम जो है ऊपर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो ऊपर से मिलता है। तो ये ऊपर वाले एरिया में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मछलियाँ जो है ऊपर आता रहता है। एक्वेरियम का भी वो, अगर आपको आपके घर में अगर एक्वेरियम है, अगर आपके एक्वेरियम में जो फिशेस है वो बार बार अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है एक्वेरियम के अंदर जो पानी है, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस। एक्वाटिक प्लांट मतलब पानी के अंदर कुछ प्लांट्स रहता है, पॉन्ड्स वगैरह में, उनका भी तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो दिस इज ए पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर एक्वाटिक प्लांट्स ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होगा। When dissolved oxygen becomes too low, fish and other aquatic organisms cannot survive. सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ रीजन है दोस्तों जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो सकता है। कैसे? कोल्डर वाटर द मोर ऑक्सीजन इट होल्ड। देखिए कोल्डर वाटर, जो ठंडा पानी रहता है वो ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है, ये स्टडीज ने प्रूव किया है। As the water becomes warmer, less oxygen can be dissolved in the water. Salinity is also an important factor. ज्यादा saline होने से भी dissolved oxygen का कंटेंट कम होता है, ठीक है। अब और भी कुछ लिखा है, देखिए ऑक्सीजन लेवल्स ऑल्सो मे बी रिड्यूस व्हेन देयर आर टू मेनी बैक्टीरिया और algae in water. ज्यादा algae होने से, ज्यादा बैक्टीरिया होने से भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो सकता है। क्यों?
आफ्टर द algae कंप्लीट द लाइफ साइकिल एंड डाई दे आर कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। algae का जब लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, तो इसको कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया। तो ये जब डीके प्रोसेस में बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, ज्यादा बैक्टीरिया होने से क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, algae होगा तो algae बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, कोई भी एक पॉन्ड में होगा या लेक में होगा, तो algae ज्यादा स्प्रेड होगा, थोड़ी देर बाद वो मर जाएगा, थोड़ी देर मतलब थोड़े दिन बाद इनके लाइफ साइकिल जब खत्म हो जाएगा, तो ये जो इसकी जो डेड रिमेन्स है उसको खाने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी में जितने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया पूरा ले लेगा, तो बाकियों के लिए बचेगा नहीं। तो algae इज ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द इंपैक्ट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। ठीक है, अब देखिए ज्यादा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। aquatic plant photosynthesis बिल्कुल नहीं, ये तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, तो ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ algae इन वाटर, वार्मिंग ऑफ वाटर, सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये तीनों जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट को कम कर सकते हैं। ये जो aquatic plant photosynthesis है एंड एरेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स है, ये दोनों से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं इसके रिगार्डिंग बेसिकली जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी हूं इसलिए बंद कर रहा हूं। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए चीफ मिनिस्टर से रिगार्डिंग, देखिए चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर एंड बाकी जितने मिनिस्टर्स होता है उनको गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, पर रिकमेंडेशन कौन करता है या एडवाइस कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ओबीसी बात है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स का भी ये क्राइटेरिया है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स थे उनके 15% तक हो सकता है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, वो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है, ध्यान दीजिएगा। दिस प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, ये टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वाला ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसमें और एक पॉइंट लिखा है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। ठीक है, ये भी है, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मिनिमम 12 होना चाहिए और मैक्सिमम 15% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, however he must be elected or appointed to either of the houses within 6 months। ये तो हमने काफी बार डिस्कस किया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या हमारे पार्लियामेंट में हो, एक बाहर का आदमी जो एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, मतलब पार्लियामेंट के लिए तो एमपी हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एमएलए हो गया, अगर ये दोनों भी नहीं रहा, चाहे मैं हूं या आप है, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, स्टेट के लिए आर्टिकल 164 में इसके बारे में सब कुछ लिखा है, पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 75 में इसके बारे में सब कुछ लिखा है। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर उनको कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एमएलसी है, इंडिया में कुछ स्टेट्स में क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहता है, या तो वो एमएलसी का मेंबर होना चाहिए या एमएलए होना चाहिए। ठीक है, अगर एमएलए बनना है तो कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बाइपोल होना पड़ेगा, बाइपोल जीत के आना पड़ेगा, अगर जीता नहीं तो फिर 6 महीने के लिए उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ये सब के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है। इधर देख लीजिए स्टेटमेंट 1 जो गलत है, क्या लिखा है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वेरी करेक्ट, एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये गलत है दोस्तों, अपॉइंटेड लिखा है इसलिए गलत है। ठीक है, अपॉइंटेड नहीं, अपॉइंट तो गवर्नर करता है, चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को, इनको अपॉइंट करो ये बोल के। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी मैंने बोला आपको। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इधर बंद कर रहा हूं, बाकी जो 8 क्वेश्चन है मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको।